हेलो स्टूडेंट्स, द एनएफई फिजिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लगभग सभी स्टेट में हमारे सभी जितने यूनिवर्सिटीज़ हैं सबके फाइनल एग्ज़ाम डेट आ चुके हैं। हमने अपना सिलेबस भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कर लिया है, चारों यूनिट का, हमारे बीएससी सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। जैसा कि हमारे जो हमारा प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमको अब एक मॉडल सैंपल पेपर देखना है आपके एग्जाम के लिए। तो आज का क्लास ये वीडियो उसके लिए है और कुछ एग्जाम टिप्स पे भी हम बात करेंगे। तो आज के क्लास में क्या क्या चीज़ों पे अपन डिस्कस करेंगे, एक ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप देखेंगे। सबसे पहले एक हूबहू जैसे आपके एग्जाम में पेपर आता है वैसे ही एक मॉडल सैंपल पेपर के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक बराबर 70 मार्क्स के उतने ही क्वेश्चन, उतने ही ऑब्जेक्टिव, उतने ही छोटे मार्क्स के क्वेश्चन और उतने ही बड़े मार्क्स के क्वेश्चन। ये पेपर आइडियली नहीं है आपके लिए कि आप ये ना समझें कि हूबहू इसी से यही क्वेश्चन उठ के आएंगे, ये नहीं है ना। ये केवल एक हमारा एनालिसिस है कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन पेपर डिजाइन करेगा तो वो किस तरह से डिजाइन करेगा, क्या क्या पूछेगा। इसमें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डाले हुए हैं जो मोस्ट प्रोबेबल आपके एग्जाम के लिए आ सकते हैं। बट हमारे स्टेट में कई यूनिवर्सिटीज हैं, हमारे स्टूडेंट्स दुर्ग यूनिवर्सिटी, रविशंकर यूनिवर्सिटी, बिलासपुर यूनिवर्सिटी एंड सरगुजा यूनिवर्सिटी एंड बस्तर यूनिवर्सिटी और अदर भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के तहत हमें ये पता है कि जो एनईपी का जो हमारा सिलेबस है सेकेंड सेमेस्टर का, वो तो सबका सेम है और वही पेपर बनने वाला है। तो डिफरेंट डिफरेंट टू यूनिवर्सिटीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थोड़े बहुत स्विच आउट हो सकते हैं, तो उसको भी हमें आज टारगेट करना है कि हमारे हर यूनिट का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो वहां आ सकता है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में अगर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो प्रोबेबली अनदर यूनिवर्सिटीज के पेपर में वो उसका जस्ट जो पैरेलल सेम एम्पलीट्यूड का जो इम्पोर्टेंस वाला टॉपिक है वो रहेगा। तो ये पेपर आपको उस चीज को क्लेरिफाई करने में मदद करेगा और इस पेपर को आप जरूर सॉल्व करें। इसके बाद इस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और स्टेप मार्किंग के बारे में, सॉल्यूशंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। स्टेप मार्किंग बहुत 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 जरूरी है आपको अपने पेपर को एनालिसिस करने के लिए, तो चैनल पे वो चीज भी हम प्रोवाइड कराएंगे। पहले सरसरी तौर पे ये पेपर आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये इस तरह से एक पेपर हमने डिजाइन किया हुआ है जो कि हूबहू आपके एग्जाम में जैसे पेपर आपको दिया जाता है सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, छोटे मार्क्स के क्वेश्चन और बड़े मार्क्स के क्वेश्चन जो कि और के फॉर्म में होते हैं वो। और उसके बाद साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे इस स्टेप मार्किंग की बात करेंगे कि एक एक क्वेश्चन के मार्क्स आखिर एग्जामिनर आपको कैसे दिया देता है, किसमें कितने मार्क्स होते हैं, तो आपको बहुत बहुत क्रिस्टल क्लियर एक डाउट क्लियरेंस मिल जाएगा। ठीक, तो चलिए इसे मैं स्टार्ट करता हूँ और कुछ बातें आपके एग्जाम की स्ट्रेटजी की, जो कॉमन मिस्टेक्स आप करते हैं। आपने आइकॉन पे देखा होगा कि एक टाइटल उस पे लिखा हुआ है कि कैसे आपकी एग्जाम स्ट्रेटजी आपको बनानी है, कैसे काम करनी है। ठीक, तो स्टूडेंट इस चीज को अपन समझते हैं, चीजों को अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एक एक क्वेश्चन, पहले मैं क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर आप लोगों को बता देता हूँ। आपके क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें रहने वाले हैं 10 मार्क्स के, एक एक मार्क्स के 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सिलेबस का सेटअप है। 4-4 मार्क्स के 5 क्वेश्चन और 10-10 मार्क्स के 4 क्वेश्चन। तो इस तरह से अगर देखें कि ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 10 क्वेश्चन, टोटल एक एक मार्क्स के, तो टोटल होता है 10 नंबर। 4 नंबर के 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं तो टोटल होता है 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स के। और 10 नंबर के आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो टोटल होता है 40। और इस तरह से ये टोटल 70 मार्क्स का पेपर होता है। तो उसी स्ट्रक्चर में ये पेपर बनाया गया है, उसी तरीके से। ठीक, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे हमने इलेक्ट किए हैं यहाँ पे। और स्ट्रक्चर आपके बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथ्स ग्रुप का सेकंड सेमेस्टर का ये एक मॉडल सैंपल पेपर है, ये एक्चुअल एग्जाम का पेपर नहीं है स्टूडेंट ना। आपको इसके आधार पे एक एनालिसिस मिलेगा। अभी जो बच्चे समर में आने वाले, जो जून के महीने में अपने फाइनल पेपर फिजिक्स का देने वाले हैं, उसको टारगेट करते हुए कंपलसरी पेपर टाइटल है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का। मैक्सिमम मार्क्स 70, पासिंग नंबर 33। ठीक, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में इस पेपर को डिजाइन किया गया है ताकि आपको किसी प्रकार की डाउट ना रहे। ठीक,
सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सेक्शन होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क्स 1 मार्क्स टू ईच, मतलब 10 मार्क्स के क्वेश्चन, एक मार्क्स वाले। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ये सब वो इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से क्वेश्चन एग्जामिनर डेफिनेटली आपसे पूछेगा। सबसे पहला एग्जांपल, मिनी माता जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? छत्तीसगढ़ में किस नदी पर है? तो इसी तरीके से, क्योंकि सिलेबस में टाइटल ऐसा था कि पावर प्लांट्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स का ओवरव्यू छत्तीसगढ़ में, तो उससे डेफिनेटली एक दो क्वेश्चन आने वाले हैं। ये वेरी कर सकता है, दूसरी नदी पे पूछ सकता है। जल विद्युत परियोजना, मिनी माता जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? इन चारों में से आपको सेलेक्ट करना है आंसर कौन है। एक्सप्लेनेशन में आएगा आंसर, है ना? जब मैं स्टेप मार्किंग करूंगा वहां आंसर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे आंसर बता के बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप क्वेश्चन को देखिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर रखेगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन, हसदेव ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? सिलेबस के कौन से सेक्शन को टारगेट कर रहे हैं? पावर प्लांट वाले सेक्शन को। ठीक, आंसर आपको मिल जाएगा आसानी से। ये चीज वेरी कर सकता है। अब इस जिले के थर्मल पावर प्लांट को पूछा है, किसी और जिले का पूछ सकता है। सपोज एग्जांपल, ये हसदेव ताप विद्युत ग्रह किस जिले में स्थित है? तो कोरबा में स्थित है। बिलासपुर में एनटीपीसी है, उसे पूछ सकता है। रायगढ़ में है, उसे पूछ सका जाता है। तो ये बेसिक जानकारी कर लेंगे आप। और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन में। फिर सिलेबस में हमने पढ़ा हुआ है कि कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में स्टार्टिंग पहले ही यूनिट में है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किसी वेक्टर फील्ड का सदिश क्षेत्र के किसी बिंदु पर सदिश का कर्ल क्या होता है? आपको इसमें से सेलेक्ट करना है। देखिएगा आंसर, प्रैक्टिस करिएगा, मिल जाएगा। एक वेक्टर फलन का कर्ल अपने आप में एक सदिश राशि होता है। ठीक, चलिए, खैर मैं आंसर पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, आपको सॉल्यूशन वाले जब सीट पे जाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से वहां समझ में आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बिंदु पर स्थित विद्युत विभव उस किए गए कार्य के बराबर होता है जो करना पड़ता है। मतलब ये क्या चीज को पूछ रहा है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की डेफिनेशन को पूछ रहा है। यहां से खोजिए कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है, उसे टिक करेंगे। ठीक, चलिए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी संधारित्र में संधारित्र के प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर के परावैद्युतांक का परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए तो उस संधारित्र की धारिता क्या होगी? ठीक, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आप पढ़े हैं, उस टॉपिक से है, कवर करते जा रहे हैं, सिलेबस को कवर करते जा रहे हैं। आपका एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठाएगा? ये पोटेंशियल से उठाया अपन, यहाँ पर अपन कैपेसिटर से उठाए, जो पॉपुलर टॉपिक्स हैं। ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेरी कर सकते हैं। 10 क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के, हजारों क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। आपको ये देखना है कि एग्जामिनर सिलेबस से उठाएगा क्वेश्चन, कहाँ कहाँ से उठा सकता है, उस सेक्शन से आएगा 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, परिवर्ती धारा के लिए सांतत्य समीकरण क्या है? द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर द टाइम वेयरिंग करंट। हमने पढ़ा हुआ है, आप आसानी से ये वाले ऑप्शन से वो जो करेक्ट इक्वेशन कौन सा है जी हमारे कंटिन्यूटी इक्वेशन का, उसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि किसी लंबे सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से निर्भर करता है? तो देखिए, ऊपर वाले क्वेश्चन में कंटिन्यूटी इक्वेशन को कवर किए, यहाँ पर मैग्नेटिक इफेक्ट, एक्चुअल में बायोसेवर्ट के लॉ को यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो किस तरह से वेरी करता है वो धारावाही तार के लिए किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे वेरी करता है, उसे आपको फाइंड करना है। देयर आर द ऑप्शंस, ये आपका। चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन क्या है जी हमारे पास। ओके, ये एक इजी क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र बी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछेंगे आपको, ये नहीं कि बहुत हार्ड, जस्ट यूनिट। मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताना है? यूनिट बताया जाना है। यहाँ पे ऑप्शन में ढूंढेंगे, टिक करेंगे उसे। देन अनदर, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा किस किस दिशा सॉरी, किसी परिपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हुई है। इस नियम को क्या कहते हैं हम लोग? बहुत पॉपुलर नियम है, क्या कहलाता है स्टूडेंट? लेंज का नियम कहलाता है ना। तो ऐसे जो बेसिक मेन मेन हमारे नियम है, उसके स्टेटमेंट्स को भी ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछ सकता है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा गलत कथन क्या है इसमें से। 10वां नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टी के ऊपर पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है। अनुप्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में प्रकाश की चाल से गमन करती हैं, इसे तो आपने प्रूफ किया है ना। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल सभी माध्यमों में एक समान होती है? नहीं, सभी माध्यमों में एक समान नहीं होती है।
मीडियम टू मीडियम वो वेरी करेगा। विद्युत चुम्बकीय तरंगें त्वरित आवेश से उत्सर्जित होती हैं। हाँ, ये सही है ना? तो सी इसका आंसर। तो ये छोटे क्वेश्चन, ये जो 10 क्वेश्चन आए हुए हैं, ये डिपेंड यही आएंगे ये नहीं बोल रहा हूं ना मैं। सिलेबस के उन हिस्सों को लेते हुए एग्जामिनर आपके लिए ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन निकालेगा और 10 क्वेश्चन अनसर्टेन है। क्या आएंगे, कैसे आएंगे आप नहीं बता सकते, लेकिन इसी तरीके से रहेंगे, इन्हीं टॉपिक्स से रहेंगे, इसी आइडियाज को लेते हुए रहेंगे। तो इस तरह से आप अपने जो मेन कंटेंट पढ़ते चले जाएंगे तो माइंड में ये रहेगा। तो 10 में से आप आसानी से 5 क्वेश्चन तो कर ही लोगे, फिर उससे 2-4 क्वेश्चन आगे पीछे करोगे, वो आपके पढ़े हुए डेटा पर निर्भर करेगा, है ना। उसके बाद आपके पेपर में रहने वाला है 5 क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये कंपल्सरी सेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 कंपल्सरी के सेक्शन में आता है कि आपको इन पांचों के पांचों का आंसर देना है, इसमें कोई और नहीं है। तो जरा इसमें भी 4 यूनिट है हमारे पास, तो 4 यूनिट को टारगेट करते हुए एग्जामिनर ये कहेगा कि हर यूनिट से कम एक-एक 4-4 मार्क्स के क्वेश्चन वो उठाएगा और वो बेसिक लेवल के रहेंगे। बेसिक लेवल के रहेंगे मतलब जो इंट्रोडक्टरी पार्ट आप पढ़ते हैं, छोटे वाले साइज के जो सिलेबस में आपके टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड। जैसे देखिए, पहला क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, वेक्टर क्षेत्र के कर्ल से आप क्या समझते हैं? इसका भौतिक महत्व बताइए। हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे डाला है कि आपको डिफाइन करना है कि वेक्टर क्षेत्र का कर्ल क्या होता है और उसका फिजिकल मीनिंग बताना है। फिजिकल मीनिंग हमने अपने कर्ल वाले क्लास में अच्छे से पढ़ा है। जो सिंक होता है, ड्रेनेज सिस्टम होता है, उसमें कर्ल काम करता है, उसको यहाँ पे तो लिखना है, ठीक। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध स्थापित कीजिए। ये क्लास में हमने किया हुआ है, मीडियम साइज का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा रिलेशन है जी कि E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेड ऑफ V, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव ग्रेडियंट होता है, इस चीज को प्रूव करना है। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे प्रूव करेंगे। 4 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर देखिए, जरूरी नहीं कि हमेशा एक्सप्लेनेशन भी पूछे, एक आध क्वेश्चन तो थ्योरी भी रहेगा। तो एक क्वेश्चन देखिए, परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं? परावैद्युत ध्रुवण को समझाइए। व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, एक्सप्लेन डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये आपको यूनिट नंबर 2 के नोट्स में मिल जाएगा। आप उम्मीद है कि आपको सभी चारों यूनिट का नोट्स व्हाट्सएप चैनल से मिल गया होगा। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो आप व्हाट्सएप चैनल पे जाके चारों यूनिट के नोट्स आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं ना, तो वहां से आप जरूर कलेक्ट करके रखिए। तो ये 4 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स का आपको समझाना है इसको और उसके पोलराइजेशन को समझाना है, ठीक। और देखिए, एक अनदर क्वेश्चन 4 मार्क्स का, दो समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये पढ़ा हुआ है हमने, अलग से इसके लिए वीडियो भी अपलोडेड है। ये कहाँ का है जी? बायोसेवर्ट के लॉ के एप्लीकेशन पोर्शन का है कि दो यदि तार इस तरह से एक दूसरे से कुछ दूरी पे रखे हुए हैं तो इनके मध्य में क्या बल लगेगा, उसका न्यूमेरिकल निकालना है। मीडियम साइज का 4 मार्क्स के लायक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर इजी सा क्वेश्चन कि स्वप्रेरकत्व और अन्योन्यप्रेरकत्व में अंतर लिखिए। अंतर लिखने का सिंपल सिस्टम, कॉपी के बीच में लाइन खींचिए, पॉइंट वाइज 5 पॉइंट आप लिख दीजिए स्वप्रेरकत्व के लिए, 5 पॉइंट लिख दीजिए अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए। उसमें उसके मात्रक भी आ सकते हैं, यूनिट भी आ सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन जो पार्ट बी है, जो 20 नंबर अपने आप में रखा हुआ है, 5-5 मार्क्स के टोटल, सॉरी 4-4 मार्क्स के टोटल 5 क्वेश्चन ये पेपर में आपके इस तरह से रहने वाले हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेक्शन भी आपको अच्छे से समझना है। तो देखिए स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने 30 मार्क्स का सेक्शन देख लिया है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका पार्ट बी, आपके पेपर में पार्ट बी। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि एनईपी के आधार पे सभी यूनिवर्सिटी में पेपर इसी तरीके से आने वाला है, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके आने वाला है। और फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आप लोग दे चुके हैं, आप लोग इस चीज से परिचित होंगे, है ना। तो हमने भी कुछ अपने अच्छे क्वेश्चंस को लेके एक पेपर यहाँ पे डिजाइन किया हुआ है, एक मॉडल पेपर, जो आपको एक अंदाजा लगाने को हेल्प करेगा, एक दिमाग में पेपर का एक माहौल बनाने का कोशिश करेगा कि यस, नाउ यू आर इन एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन के जो माहौल में अब आप उसमें आ चुके हैं, है ना। चलिए, तो सेक्शन बी क्या कहता है? सेक्शन बी इंपॉर्टेंट है, 4 क्वेश्चन आपको बनाने हैं, ईच 10-10 मार्क्स के हैं, टोटल 40 मार्क्स हैं। यहाँ पे एग्जामिनर आपको एक बेनिफिट देता है कि यहाँ पे हर क्वेश्चन के साथ एक और होता है, मतलब 2 में से कोई एक चुन के बनाने हैं।
तो याद रखेंगे एग्जामिनर यहाँ भी हर यूनिट को तय करेगा। 4 यूनिट है आपके सिलेबस में, प्रत्येक यूनिट से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक वो देगा आपको। ये टॉपिक वेरी कर सकता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर में, बट जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हमारे, उसे आप जरूर 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 ध्यान देके रखें। जैसे सबसे पहला यूनिट, पहला क्वेश्चन यहाँ पर पहले यूनिट को टारगेट करते हुए हमने 10 मार्क्स के अकॉर्डिंग, 10 मार्क्स के लेंथ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, स्थिर विद्युत गाउस का नियम को परिभाषित कीजिए। इसकी सहायता से एक समान आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। डिफाइन अ गॉस लॉ विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सीट। अब ये क्वेश्चन कैसे वेरी कर सकता है, देखिए स्थिर विद्युत गाउस का नियम परिभाषित कीजिए, ये तो फिक्स है। अब चूंकि गॉस के नियम के हमने 4 एप्लीकेशन कम से कम देखे इंपॉर्टेंट वाले, तो उन चारों एप्लीकेशंस में से कोई भी एग्जामिनर यहाँ पर पुट कर सकता है। हमने यहाँ पे क्या रखा है जी, आवेशित चादर के कारण। वैसे ही आप लोगों ने वहां पर आवेशित चालक के कारण भी पढ़ा है, कंडक्टर के कारण भी गॉस के नियम के एप्लीकेशन को हमने पढ़ा है ना। और क्या क्या है एप्लीकेशन में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, गॉस के थ्योरम के एप्लीकेशन में बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो पूछ सकता है। अनंत लंबाई के धारावाही तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है वो पूछ सकता है। तो ये 4 हैं बिंदु आवेश, और चारों के वीडियो डले हुए हैं ना, और वो चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अगर आप चूंकि डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, अगर एक यूनिवर्सिटी वाला आवेशित चादर को अपने एप्लीकेशन में डाल रहा है, तो बाय डिफॉल्ट दूसरे यूनिवर्सिटी वाला एक अनंत लंबाई के चालक तार के एप्लीकेशन को डालेगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि एग्जामिनेशन में इस वाले सेक्शन को कैसे कवर करना है। तो ये क्वेश्चन तो आप जरूर करिए, इसको जरूर बना के जाइए 10 मार्क्स में। अभी मैं स्टेप मार्किंग में इसको और स्टडी करने वाला हूँ एक एक क्वेश्चन को, तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। अच्छा, इसके अथवा में क्या है जी, डायवर्जेंस संबंधी गॉस का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। याद रखेंगे, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा क्वेश्चन डाला जाता है, ये स्थिर विद्युत गॉस का नियम है, और अथवा में जो क्वेश्चन दिया है वो डायवर्जेंस संबंधी गॉस का नियम है। गॉस डायवर्जेंस थ्योरम क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, उस चीज को बताना है। याद करें स्टूडेंट, हमने वीडियो डाला हुआ है कि ये किसी वेक्टर क्षेत्र में वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करता है, डायवर्जेंस थ्योरम उसे कहते हैं। तो उसे पूरा पूरा आपको लिखना है स्टेटमेंट को, और उसे प्रूव करना है। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड एंड ऑल्सो स्टडी मटेरियल आर प्रोवाइडेड टू यू ऑन व्हाट्सएप चैनल। आपको फर्स्ट यूनिट के पीडीएफ मटेरियल में ये डिटेल में मिल जाएगा। तो ये 10 मार्क्स के लाइक कैसे लिखना है आगे आऊंगा मैं। चलिए दूसरे क्वेश्चन विचार करें। सीआर परिपथ में धारा के विकास एवं क्षय के आधार पर संधारित्र के आवेशन एवं निरावेशन को समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर और ग्रोथ एंड डीके ऑफ करंट इन सीआर सर्किट। बहुत अच्छे से हमने किया हुआ है, आप भी जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये 10 मार्क्स में यहाँ पे पूछा हुआ है। अथवा में क्या आएगा, अब देखिए इस पर्टिकुलर यूनिट में बड़े मार्क्स के एरिया में देखा जाए तो सीआर सर्किट है, एलआर सर्किट है, और एक एलआर सर्किट है, और एलसीआर सर्किट है। तो प्रोबेबिलिटी इन तीनों में से कोई एक ना एक तो आपके पेपर में दिखेगा वहां पे, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के छात्र हों। तो यहाँ पे सीआर की जगह एलआर हो सकता है, एलसीआर तो रहेगा। अथवा में देखिए, अथवा में क्वेश्चन को समझिए। एलसीआर परिपथ में धारा के विकास एवं क्षय की स्थितियों की तुलना करें। ये एलसीआर का लेक्चर अगर आपने पढ़ा हुआ है तो वहां पे आपको कंपैरिजन करना है स्थितियों का, आउटपुट्स का, पूरा पूरा न्यूमेरिकल, इसका पूरा पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल के लेके नहीं आना है, क्योंकि एलसीआर के लिए वो कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, आप इस चीज को जानते हैं। तो एलसीआर के लिए जब आप ग्रोथ ऑफ करंट सॉल्व करते रहते हैं, धारा का विकास, तो कुछ स्थितियां आती हैं, 3 स्थितियां। जब धारा का मान धीरे 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 इंक्रीज होता है, एक ऑसिलेशन पॉइंट पे रुका रहता है और अचानक से ऑसिलेट होने लगता है। और सेम चीज निरावेशन की स्थिति के लिए। तो उसके 4 पॉइंट विथ डायग्राम एंड ग्राफ एक साइड बनाए पेपर के बीच में, जैसे अंतर लिखते हैं क्वेश्चन का, और निरावेशन वाली स्थिति के जो मेन इंपॉर्टेंट 3 रिजल्ट आप निकाल के लेते हैं और उसका ग्राफ ये आप बनाएं। तो बोथ ऑफ साइड से 5-5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपको दिया जाता है। इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या हो सकता है, यहाँ पे एल आर सर्किट पूछ सकता है सी आर के जगह, डिपेंड
यूनिवर्सिटी कैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करता है, आपका जो भी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग ये चीज चेंज हो सकता है। एलसीआर की प्रॉपर्टीज पूछा जा सकता है। अच्छा, इस यूनिट में और क्या टॉपिक है, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ करंट, धारा का सांतत्य समीकरण, ये जरूर पढ़ के जाएं आप यूनिट नंबर 2 से बड़े मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, कि स्थायी धारा के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा और अस्थायी धारा के लिए कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या होगा। वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड एंड आपके नोट्स में भी वो चीज बहुत डिटेल में दिया गया है। और हल्के क्वेश्चन इस यूनिट से क्या हो सकते हैं जी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हमने पेपर थोड़ा सा यहाँ पे मॉडरेट रेंज का सेट किया हुआ है। एग्जामिनर आपको बहुत इजी भी दे सकता है, तो इजी वाले सेक्शन में क्या क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, संधारित्र, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक उत्पन्न कीजिए, है ना। और इस यूनिट का एक और मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंटिन्यूटी इक्वेशन, धारा का सांतत्य समीकरण, संधारित्र और धारा का सांतत्य समीकरण आप जरूर पढ़ के जाएं इसके अलावा। और ये वेरी कर सकता है एलआर और सीआर सर्किट के अकॉर्डिंग। मैं जितने टॉपिक बोल रहा हूँ सारे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं, नोट्स भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। चलिए नेक्स्ट थर्ड यूनिट पे आते हैं। थर्ड यूनिट से एक क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा जी, बायोसेवर्ट का लॉ है उस यूनिट में, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ, ठीक, मैग्नेटिज्म का। तो बायोसेवर्ट के नियम के एप्लीकेशन 3-4 पढ़े हुए हैं, उसमें से कोई एक पूछेगा एग्जामिनर आपसे पक्का। तो बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से हमने यहाँ क्वेश्चन डाला है, लंबी धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। Solenoid. With the help of Biot-Savart law, calculate the magnetic field generated by a long current carrying solenoid. सिलेबस में ऐसे ही लिखा हुआ है। तो परिनालिका के लिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, उसके सूत्र को डेवलप करके लेके आना है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या चीज वेरी कर सकता है, इस यूनिट में एक और नियम है जिसको कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम, ठीक। तो एम्पियर के परिपथीय नियम से आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, बायोसेवर्ट की जगह एम्पियर का परिपथीय नियम पूछ दिया, ठीक। तो वो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अथवा में क्या चीज है, थ्योरी क्वेश्चन है, आपको पता है, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थों को उदाहरण सहित समझाइए। तो अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3-3 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप तीनों के बारे में उदाहरण सहित लिखेंगे। ये प्योरली थ्योरी क्लास, एक तरह से थ्योरी मटेरियल है, हल्का टॉपिक है। तो ऐसा नहीं है कि इस सेक्शन में खंड बी में पूरा पूरा मैथ सॉल्व करने वाला, डेरिवेशन वाला ही दे, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी देंगे। लेकिन स्टूडेंट याद रखेंगे, इसमें कुछ करना तो नहीं रहता, लेकिन लिखना बड़ा रहता है। इसको भर भर के पूरा आपको लिखना पड़ेगा। तो आप जरूर इसके वीडियो को फॉलो करें। हमने पॉइंट वाइज इसको समझाया है कि बिंदु वाइज आप प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौ चुंबकीय पदार्थों का वर्णन कैसे कर सकते हैं। थ्योरी मत लिखिएगा वरना टाइम खत्म हो जाएगा, है ना। तो उस वाले वीडियो को और नोट्स को जरूर फॉलो करेंगे। तो एक मीडियम रेट का क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है ना, इसके अथवा में। चलिए लास्ट क्वेश्चन, यूनिट नंबर 4 जो कि मैक्सवेल इक्वेशन से मिलकर बना हुआ है। तो क्या क्या चीज वहां पे इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, बेसिक अगर क्वेश्चन पूछूं तो मैं मैक्सवेल के इक्वेशंस को लिखिए और व्युत्पन्न कीजिए, ऐसा आ सकता है। पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या है, विस्थापन धारा घनत्व की अभिधारणा को समझाइए। डिस्प्लेसमेंट करंट, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, आपने बहुत अच्छे से आप सभी ने देखा है। सिद्ध कीजिए कि समय के साथ परिवर्ती विद्युत क्षेत्र ई में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी के लिए कर्ल बी का मान म्यू जीरो जे प्लस दिस टर्म विच इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट टर्म, म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी। ये एम्पियर और मैक्सवेल ने मिलके जो करेक्शन किया था मैक्सवेल के परिपथीय नियम में, वो चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 मार्क्स में है ना। तो इस टॉपिक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं ना, इसको कहाँ पर पढ़े हुए हैं, डेफिनेटली इसको देखिएगा कि विस्थापन धारा घनत्व की अवधारणा क्या है। सिद्ध कीजिए कि कर्ल बी इज इक्वल टू म्यू जीरो जे प्लस एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट डेल ई अपॉन डेल टी, ठीक। तो ये 10 मार्क्स का यहाँ पे क्या डाल सकता है एग्जामिनर और इजी करने के लिए, या उसी तरीके क्वेश्चन बोल सकता है कि मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय समीकरणों को लिखो और सिद्ध करो। ये भी अच्छे अपने किया हुआ है हमने, 4 समीकरण है, चारों को लिखिए और व्युत्पन्न कीजिए, क्योंकि 10 मार्क्स का है इसलिए व्युत्पन्न करने के लिए पूछेगा ना। और मैक्सवेल के समीकरणों के एप्लीकेशन, मैक्सवेल के समीकरणों से डाइवर्जेंस थ्योरम लगा के कुछ प्रूफ करना है, कूलाम के नियम को उत्पन्न करना है, वो ऑलरेडी किया हुआ है, वो देखेंगे आप। बस दिस इज अ बेस फंडामेंटल क्वेश्चन, डेफिनेटली किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के एग्जाम क्वेश्चन में ये जरूर जरूर रहेगा। आई फुली कॉन्फिडेंट इज फॉर दिस। एंड अथवा में क्या दिया है,
एप्लीकेशन ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुक्त आकाश के लिए मैक्सवेल समीकरण को लिखिए। इसकी सहायता से विद्युत चुम्बकीय तरंग के समीकरण की स्थापना कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो चाल है 1/√ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है। मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस नाम के टॉपिक या सिलेबस को ये कवर करता है। बहुत अच्छे से इसको हमने कवर किया है। वीडियो ऑलरेडी अपलोड है इसके लिए, आप जरूर जाके इसको प्रिपेयर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, 10 मार्क्स के क्वेश्चंस के लिए। तो ये वाला सेक्शन इंग्लिश में, ये मैक्सवेल इक्वेशन इन फ्री स्पेस ऐसे ही लिखा रहता है आपके सिलेबस में। इसके हेल्प से आपको ये सिद्ध करना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपोगेशन होता है वैक्यूम में वो दिस मच होता है। तो इस तरह से पेपर कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन के एप्लीकेशन को, मैक्सवेल इक्वेशंस को, मैक्सवेल एम्पियर के लॉ को, इन सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट किया गया है ना। तो ये पेपर एक आउटलाइन आपको बताएगा कि एग्जामिनर आपके जो फाइनल पेपर जो 70 मार्क्स का सेलेक्ट करेगा उसमें क्या-क्या चीज़ डालेगा, किस तरीके से डालेगा। तो ये एक अच्छा पेपर हम लोगों ने आपके लिए डिज़ाइन किया हुआ है, इसे आप ज़रूर पढ़ें। अब मैं बात करता हूँ इस पेपर के स्टेप मार्किंग पे। बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आज आपको कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको एक पेपर के डेप्थ में लेके जा रहा हूँ, ठीक? आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग होते समय एक कोट पढ़ा होगा जो कि अब्राहम लिंकन का था। उनका कहना है कि यदि आप मुझे पेड़ काटने के लिए 6 घंटे का समय देते हैं, तो उसमें से 4 घंटे तो मैं सिर्फ़ अपनी जो कुल्हाड़ी है उसको धार करने में समय व्यतीत करूँगा। मतलब हम ज़्यादा यहाँ पे प्लानिंग पे ध्यान दे रहे हैं। सिर्फ़ पढ़ो, बुक उठा के पढ़ने बैठ गए, मतलब ये नहीं। मेहनत करने से काम नहीं चलेगा, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ चलनी पड़ेगी, स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए इस पेपर के एक-एक सिरे को हम लोग यहाँ पे तोड़ रहे हैं। मेहनत तो कोई भी कर लेगा, बुक उठा के बस पढ़ने बैठ गया, पढ़ रहे हैं। मेहनती मत बनिए जी। आपको लोग कहते हैं कि बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत, नहीं, मेहनती नहीं बनना है आपको। इंसान मेहनती नहीं है, इंसान के 90% आविष्कार उसके आलस से रिलेटेड हैं। चूँकि इंसान अपनी प्रवृत्ति में आलसी होता है, इसीलिए इतने सारे नए-नए आविष्कार हम करते जा रहे हैं। और वही जो आपका गुण है, वो नए-नए आविष्कारों के लिए आपको प्रेरित करता है। अगर आप मेहनती रह जाएँगे तब तो बात ही क्या है। आप सोचिए इस दुनिया में सबसे मेहनती जीव कौन-सा है? एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ मैं, इस दुनिया में सबसे मेहनती जीव प्राणी कौन है? सोचिए ज़रा, आपके दिमाग में कोई भी आंसर आया होगा। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मेहनती प्राणी अगर है, तो वो है गधा। गधा सबसे ज़्यादा मेहनत करता है। आप इंसान हैं, आपको बुद्धि दी गई है, आप उसका उपयोग करेंगे। हम आलस से परिपूर्ण प्राणी हैं जी। हम अपने आलस को दूर करने के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ डेवलप करते हैं। तो यहाँ पे आपको उस एग्ज़ामिनेसर के माइंड को क्रैक करना है कि वो क्वेश्चन देगा तो आपके रेंज में कहाँ-कहाँ से आएगा, कैसे हम उसे पुट आउट करेंगे, ठीक? तो चलिए, यहाँ पे मैं अब पहुँचने वाला हूँ हमारे स्टेप मार्किंग और इस डेप्थ ऑफ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के सेक्शन में। छोटा-सा एरिया है। उससे पहले आप लोगों के साथ एक छोटा-सा चूँकि इस वीडियो का टॉपिक हमारा ये भी है कि हमको माइंड को भी एनालिसिस करना है, कैसे काम करता है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले आप ये छोटा-सा क्लिप आपको यहाँ पे इस वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ, उसको पहले देखें और फिर मैं आता हूँ तुरंत इस स्टेप मार्किंग वाले सेक्शन में और उस चीज़ के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए। एक स्टूडेंट तालाब के किनारे खड़ा है। तालाब का पानी बिल्कुल शांत और साफ है। वह मुँह धोने के लिए जैसे ही तालाब के पानी के पास जाता है, पानी उठाने के लिए जैसे ही वो झुकता है, अचानक से उसके जेब से एक सिक्का, जो कि बहुत कीमती है, वह पानी में जाके गिर जाता है। सिक्का धीरे-धीरे पानी की गहराई में चला जाता है, किनारे पे ही है, लेकिन वो जाके तली पे जाके इस तरह से बैठ जाता है। वह स्टूडेंट यह ढूंढता है कि वह सिक्का कहाँ पर है, उसे आइडेंटिफाई करना चाहता है। तभी ठीक उसी समय तालाब के दूसरे छोर पे कुछ बच्चे नहा रहे हैं। वह तालाब में की सतह में डिस्टरबेंस उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से और साथ ही साथ और भी कुछ लोग अपनी तालाब के पास पानी के साथ डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। एकाएक एक बंदरों का झुंड भी वहाँ पानी पीने आ जाता है
और भी ज़्यादा डिस्टर्बेंस तालाब की सतह में होने लगता है। वह स्टूडेंट नहीं आइडेंटिफाई कर पाता कि सिक्का कहाँ है और उदास होकर बैठ जाता है। ठीक इस उदासी में वह इस चीज का इंतजार करता है कि पानी की सतह कब सामान्य होगी तो वो उसे ढूंढ पाएगा। सेम यही चीज हमारे दिमाग के साथ भी होता है स्टूडेंट। मेमोरी एक लेयर की तरह जमी हुई है। आप साल भर धीरे 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 मेहनत करते हैं, न्यूरॉन्स की मेमोरी में अपने डेटा को हम इकट्ठा करते चले जाते हैं और वो लेयर दर लेयर बढ़ते चले जाती है। कोर मेमोरी में हमारी सारी डेटा जो जितनी पढ़ाई आप किए हैं वो कोर मेमोरी में है। कुछ नहीं भूलते, हम जो पढ़ते हैं वो सब याद रहता है। आपका दिमाग बहुत शक्तिशाली है। वो चारों ओर के नॉइस को आप जब रिग्रेट करेंगे तो आप डेटा को अपने सराउंडिंग में निकाल पाएंगे। आपका दिमाग आपको देगा। माइंड इस तरह से ही काम करता है। हमसे क्या गलती होती है, एग्जाम से पहले हम तुरंत सारी चीज़ों को जल्दी जल्दी पलटने लगते हैं। अरे भाई ये पढ़ा, वो कहाँ है, ये कहाँ है, और सारे हमारी मेहनत जो धीरे धीरे हम पढ़े हैं उसे डिस्टर्ब करते हैं। आपको शांत रहना है, आपको रिलैक्स करना है, आपको मेमोरी रिकॉल की प्रैक्टिस करनी है, आपको अपने आप को जितना डीप रिलैक्स मोड में रखना है, स्मार्ट प्लानिंग करनी है, खुश रहना है। तब आप आसानी से अपने माइंड के अंदर के डेटा को निकाल पाएंगे। एग्जाम हॉल में डीप ब्रेथ करिए, सोचिए गंभीरता से, शांत दिमाग से। तब आप आपके चारों ओर आपके डेटा, आपके माइंड आपको डिलीवर करेगा। आप उसको देख पाएंगे, आप अपने आंसर शीट में उसे लिख पाएंगे, क्योंकि आप तब एक अच्छा एग्जाम दे के निकल पाएंगे और खुश रहेंगे। ये ही इस पर्टिकुलर स्टोरी का सार है कि आपको अपनी ऊपरी सतह को डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको अपने माइंड को जितना शांत हो सके उतना रखना है। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको कुछ चीजें वहां पे समझ में आई होंगी। सबसे पहले तो मैं अपने स्टेप मार्किंग वाले सेट पे बात करता हूँ, फिर थोड़ी सी उस लास्ट के समरी वाले पोर्शन पे आऊंगा तो और बातें करूंगा। स्टेप मार्किंग का मतलब क्या होता है, ये क्या चीज है उसको समझिए। मैं जब अपने समय पढ़ाई करता था तो मुझे लगता था कि ये चीज क्यों नहीं बताते टीचर। टीचरों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज बताना चाहिए। स्टेप मार्किंग के कहने का मतलब है एक क्वेश्चन के लिए कितने कितने मार्क्स कैसे बटे हुए होते हैं, आखिर हमारे मार्क्स वो कैसे काटते हैं, क्यों काटते हैं। जब हम लिख के आते हैं पूरा पूरा आंसर और घर आके देखते हैं हम सेटिस्फाई रहते हैं, और जब हमारी कॉपी आती है, जब हमारा पेपर आता है, जब मार्क्स आते हैं तो कम होता है। तो ऐसा क्यों होता है, आखिर हमारे मार्क्स जो हैं कटते कहाँ पे हैं। इसलिए इस चीज के लिए ये स्टेप मार्किंग का कंसेप्ट रहता है। तो उसे हमें अंडरस्टैंड करना है कि आखिर मार्क्स कहाँ कटते हैं और आंसर के साथ लें। देखिए ये सीट आपको आपके पेपर के जो टोटल 19 क्वेश्चन है उसके आंसर देता है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1A से लेके 2J तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उस सब के आंसर ऑब्जेक्टिव में क्या है ABCD यहाँ पे लिखा हुआ है। इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आसानी से आप देखेंगे। 4 मार्क्स के क्वेश्चन पे आता हूं। जो क्वेश्चन था दूसरे का पहला क्वेश्चन, ठीक, दूसरे जो सेक्शन था हमारा, जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, है ना, उसके बारे में यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है ना, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, वेक्टर क्षेत्र के कर्ल को समझाइए तथा इसका भौतिक महत्व बताइए। तो जो आप कर्ल को परिभाषा सहित उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म लिखेंगे उसके लिए 2 मार्क्स है, और उसका जो फिजिकल महत्व उदाहरण के साथ समझाएंगे उसके लिए 2 मार्क्स है। तो इस तरह से वो 4 नंबर बटा हुआ है। अगर आप इसमें से जो भी सेक्शन कम ज्यादा करेंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काटेगा। कर्ल के लिए डिटेल वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया हुआ है। इस सीट के इस लिंक पे क्लिक करके आप डायरेक्ट उस वीडियो पे पहुंच के उसे देख के अपना, अगर आपका कंसेप्ट नहीं अच्छा है तो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था जी, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध उत्पन्न कीजिए। तो ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को डेवलप करने के लिए टोटल 4 मार्क्स का है। इसके सॉल्यूशन कहाँ पे है, ये लिंक यहाँ पर है, इस वीडियो पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परावैद्युत पदार्थ क्या है। परावैद्युत ध्रुवण को समझाना था। तो परावैद्युत पदार्थ की व्याख्या के लिए 2 मार्क्स और परावैद्युत ध्रुवण को समझाने के लिए 2 मार्क्स। ठीक, थ्योरी क्वेश्चन है। इस ये कहाँ पर है, ये वीडियो इस पे मैंने नहीं बनाया है, ये थ्योरेटिकल फॉर्म है। नोट्स पे जरूर है ये मटेरियल, आप सेकंड यूनिट के नोट्स से इसको फॉलो कर सकते हैं। फिर 2 समांतर धारावाही चालकों के मध्य लगने वाले बल का व्यंजक उत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 था।
तो उस एक्सप्रेशन को उत्पन्न करने के लिए 4 मार्क्स। कैसे उत्पन्न करें? वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, यहाँ पे जाके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरकत्व में अंतर लिखना है, तो कम से कम 5 पॉइंट में अंतर लिखने हेतु 4 मार्क्स। आप कॉपी के बीच में लाइन खींच के दोनों साइड अंतर लिखेंगे, तो कम से कम 5 पॉइंट में अंतर लिखने हेतु 4 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे आपको। ये रहा, ठीक? ओके। फिर अब आते हैं बड़े मार्क्स के क्वेश्चन पे। बड़े मार्क्स का क्वेश्चन जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो 10 मार्क्स का पहला क्वेश्चन क्या था जी हमारा? पहला यूनिट का पहला क्वेश्चन था कि गॉस के नियम को उपयोग करते हुए आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करनी है। तो देखिए, गॉस के नियम की परिभाषा लिखेंगे चित्र सहित, 3 मार्क्स मिलेगा। मतलब गॉस के नियम की परिभाषा जो लिखेंगे 3 मार्क्स का है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन सहित। चित्र जो बनाएंगे उसके लिए वो 2 मार्क्स का है, और चादर के लिए जो आप सूत्र की उत्पत्ति करेंगे वो 5 मार्क्स का है। तो गॉस के नियम का डिटेल इस पहले लिंक में है, और एप्लीकेशन जो चादर है उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है, उसका लिंक ये वाला है, ठीक? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो अथवा था, अथवा में क्या लिखा था कि डायवर्जेंस संबंधी नियम, गॉस के डायवर्जेंस प्रमेय को लिखिए और सिद्ध कीजिए, है ना? तो उसके लिए डायवर्जेंस प्रमेय की परिभाषा 2 मार्क्स का, चित्र 2 मार्क्स का है, और प्रमेय की व्युत्पत्ति 6 मार्क्स का। तो ये टोटल 10 मार्क्स होते हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, सीआर परिपथ में धारा के विकास एवं क्षय के आधार पर संधारित्र के आवेशन निरावेशन को समझाना है। तो परिपथ का चित्र बनाने के लिए 2 मार्क्स है, आवेशन धारा के समीकरण की उत्पत्ति ग्राफ सहित करने के लिए 4 मार्क्स है, और सेम निरावेशन धारा की उत्पत्ति ग्राफ सहित करने के लिए 4 मार्क्स हैं, ठीक? 10 मार्क्स इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन है। इसका अथवा एलसीआर परिपथ में धारा के विकास और क्षय की स्थितियों की तुलना करनी थी। तो धारा के विकास वाले कंडीशंस की तुलना करेंगे ग्राफ के सहित, तो 5 मार्क्स का, और धारा के क्षय वाले एरिया का आप तुलना करेंगे 5 मार्क्स का ग्राफ के सहित में, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोसेवर्ट के नियम के उपयोग से लंबी धारावाही मतलब धारावाही परिनालिका के लिए आपको मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालना था। तो बायोसेवर्ट नियम की परिभाषा 2 मार्क्स, चित्र 2 मार्क्स का, गणितीय सूत्र की उत्पत्ति 6 मार्क्स का, ठीक? आप अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, अब आपको क्लियर हो रहा है कि कैसे एग्जामिनर मार्क्स सेट करता है ना? और ऐसे ही आप लिखिएगा, जब उसको पढ़ेंगे घर पे, अभी आप इस पेपर को सॉल्व करेंगे, तो आपको ऐसे ही इसको करना है। इस तरह के उसको बाँट के आप लिखिएगा अपने आंसर, तो फिर आप कुछ भी लिखते नहीं रहेंगे, है ना? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके स्टूडेंट? फिर देखिए, एक क्वेश्चन था प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय पदार्थों के बारे में समझाइए उदाहरण सहित। तो 3-3 मार्क्स भाई तीनों के लिए, और 1 मार्क्स आपके क्लीनलेस के लिए, आप कैसा जमा के लिखे हैं उसके लिए एक 10 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन है। कैसे है समझाया गया ये लिखा है ना, वीडियो यहाँ पे है, आप उसको जरूर देखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विस्थापन धारा की अवधारणा क्या है? मैक्सवेल का वो इक्वेशन कर्ल B इज इक्वल टू म्यू 0 J प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट डेल E अपॉन डेल T। तो परिभाषा 2 मार्क्स का, विस्थापन धारा का चित्र इसमें बनाना पड़ेगा आपको संधारित्र वाला, और जो समीकरण जो कर्ल वाला इक्वेशन आप स्थापित करके लेके आएंगे उसके लिए 6 मार्क्स। डिटेल एक्सप्लेनेशन इस वीडियो लिंक पे है। एंड नेक्स्ट, फ्री स्पेस के लिए जो मैक्सवेल ने जो समीकरण दिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए, उसके लिए मुक्त आकाश हेतु आप मैक्सवेल के समीकरण को लिखेंगे, चारों समीकरण को लिखेंगे, जब भी इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो लिखते हैं, उसके लिए 3 मार्क्स। तरंग समीकरण की जो स्थापना करेंगे दोनों के लिए, विद्युत के लिए और मैग्नेटिज्म के लिए, उसके लिए 5 मार्क्स है। और वो जो निष्कर्ष निकालेंगे लास्ट में, जिस निष्कर्ष से आप इस चीज को प्रूव करेंगे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है C इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट C नॉट एप्सिलॉन नॉट होता है, उसके लिए 2 मार्क्स हैं, ठीक? तो इस तरह से टोटल करके जब सारे मार्क्स को जोड़ते हैं तो हमें 70 नंबर का एक पेपर मिलता है। टोटल प्रश्न हमारे पेपर में 19 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं, बड़े जो टॉपिक्स हैं, उन सब का लिंक इस पीडीएफ में है। आप अगर इस टॉपिक को नहीं देखे हैं, नहीं कहीं पर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जरूर जरूर इस लिंक को फॉलो करें। यहाँ पे हर वीडियो के सामने जो लिंक है, और जाके उसको देखें और अपना कॉन्सेप्ट इस पे क्लियर रखें। और साथ ही साथ आप को चारों यूनिट के नोट्स हमने व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, तो पढ़ते समय आपको नोट्स को भी अपने साथ रखना है। तो उस नोट्स को आप इस लिंक के माध्यम से चैनल पे जाके हर यूनिट का 1 2 3 4 यूनिट का डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? और स्टूडेंट, ब्रेन से रिलेटेड एक छोटा स्टोरी आपने यहाँ पे देखा है, उसके बारे में थोड़ा सा कंक्लूड करूंगा इस क्लास को, कि
देखो, हम क्या-क्या गलतियाँ करते हैं। एग्ज़ाम से पहले आपको हड़बड़ाहट नहीं लानी है। आप इतने दिनों से मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आप वीडियोज़ देख रहे हैं, एक समय हो गया है, 1-2 महीने से हम पढ़ रहे हैं, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेटा आपके दिमाग में एक लेयर दर लेयर स्टोर्ड है। लास्ट के समय में पूरा इधर-उधर हौच-पौच करके, अलट-पलट के, नींद नहीं लेने से, बिना सोए, बेवजह की चिंता करके आप अपने उस पूरे डेटा को डिस्टर्ब कर देते हो। उस चीज़ से बचना है आपको, है ना? क्योंकि डेटा आपके माइंड के अंदर है, आप कुछ भी नहीं भूलते भई, आप जो चीज़ देखते हैं, वो आपका माइंड ग्रैब कर लेता है और वो चीज़ कभी-कभी मेमोरी से नहीं जाती। हमें तय करनी है अपने मेमोरीज़ की प्राथमिकता, लेवल, हायरार्की। एक जो सीढ़ी जैसा स्थिति है कि पहले पोज़ीशन पे कौन है, दूसरे पे कौन है। बस होता ये है कि आपका डेटा आपके डीप मेमोरी में चला जाता है। आप उसको रिकॉल करके सरफ़ेस पे लेके नहीं आ पाते क्योंकि सरफ़ेस पे हम डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक? तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है आज अपने पेपर के साथ और स्टूडेंट्स चूँकि आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े होंगे। अगर ये पेपर और इसका स्टेप मार्किंग वाला टॉपिक आपको लगता है कि हेल्पफुल है, आपको आपके एग्ज़ाम को अच्छे लिखने में ये हेल्प कर सकता है ये पेपर और आपको इससे मदद मिल सकती है, तो आप ज़रूर इसको दूसरे स्टूडेंट्स को शेयर करें। मैं सबको शेयर करें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपको लगता है पढ़ने वाला बच्चा है, कोई स्टूडेंट जिसको इसकी ज़रूरत है, किसी गाँव में, किसी बीहड़ में, किसी ऐसे कॉलेजों में टीचर्स नहीं होते हैं। वहाँ पे बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, मार्क्स नहीं आते और एनईपी के सिस्टम में अब हर सेमेस्टर में आपको पैसे देने हैं। हर सेमेस्टर में आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और रिवोल्यूशन, रीचेकिंग के फीस भी बहुत ज़्यादा हैं और हम सब बहुत ही छोटे छत्तीसगढ़ में जितने लोग हम लोग रहते हैं, सब हम लोग उतने स्ट्रेंथन नहीं हैं, बहुत अभी भी डेवलप्ड नहीं है ये स्टेट कि बहुत डीप जगहों पे, गाँव में जो उपनगरीय क्षेत्र हैं, वहाँ पे बच्चे बहुत स्ट्रगल में पड़ते हैं। तो अगर लगता है कि ये आपको उनको काम आ सकता है, तो ज़रूर आप उसे शेयर करें, ताकि वो भी अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर करके फिर से बैक ना लगे उनको और उनको फाइनेंशियल बर्डन उसकी फैमिली पे ना करें, वो अपना पेपर अच्छे से निकाल सकें। तो इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ये पेपर और इसका जो एनालिसिस है, स्टेप मार्किंग है, वो भी आपके हमारे व्हाट्सएप चैनल पे अपलोड हो जाएगा आज। जैसे ही वीडियो के अपलोड होने के बाद ये अपलोड हो जाएगा और आसानी से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और शेयर करें अधिक से अधिक। इसमें लिंक भी हैं, आप इस लिंक को फॉलो करके हमारे चैनल को जॉइन कर सकते हैं और ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम स्टूडेंट्स, है ना? आपके एग्ज़ाम्स का मंथ है अभी, अच्छे से लिखिएगा, आपको मार्क्स अच्छा क्रिएट करना है, साफ-सफाई लिखिएगा, हड़बड़ी नहीं करना है, अपने ऊपरी सरफेस को स्टेबल बना के रखना है। गलती कहाँ पे कर रहे हैं, हम पढ़े तो ब सब चीज़ हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। ठीक है ना? तो अपने टीचर जो हम चाहते हैं कि ये कहाँ पे हमसे गलती होती है, स्टेप्स कहाँ पे करते हैं, वो इस चीज़ को वो ये शीट आपको बताएगा। आपके पेपर का एक एनालिसिस ओवरव्यू ये पेपर आपको देगा। इस पेपर को ज़रूर सॉल्व करके जाएँ, इसमें से ज़रूर क्वेश्चन आप वहाँ पे देखेंगे। और एक और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे शेयर करूँगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग, माइंड के लिए एक न्यूज़पेपर रीडिंग और पेपर एनालिसिस का 2 टॉपिक आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। न्यूज़पेपर रीडिंग कहने का मतलब है कि जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो वो चीज़ हम ये नहीं सोचते कि वो हमें याद रहे, लेकिन वो याद रह जाता है। जब कोई किसी न्यूज़ को हमसे पूछता है और अगर हमने उसको पढ़ा हुआ है, तो हम हूबहू ऐज़ इट इज़ वर्ड टू वर्ड उसे बता देते हैं। तो स्टूडेंट, आपको अगर इस सिलेबस में कोई टॉपिक कठिन है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, अभी आपको उसमें स्ट्रगल हो रहा है, तो नोट्स तो हैं आपके पास, वो सॉल्व्ड आप रखे हुए हैं। आपको क्या करना है, वो नोट्स आप अपने स्टडी टेबल, स्टडी के जिस स्थान पे वहाँ पे आप उसके पास तो है ही है। सबसे पहले सुबह उठते ही आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को पेपर रीडिंग करिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। ये सोच के मत पढ़िए कि मुझे याद हो जाए। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं? जब पढ़ते हैं तो हम याद नहीं करते, बस पढ़ते चले जाते हैं, रीड कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं, रीड कर लेते हैं और उसको फिर जल्दी रीड करिए। 1 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर जो भी टॉपिक है उसको न्यूज़पेपर रीडिंग करिए और बंद करके रख दीजिए। और फिर अपना बाकी काम करिए, उठिए, मुँह धोइए, नहाइए-वोइए सब करिए। ऐसा उस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ आप 2-4 दिन ऐसा करिए। रोज़ सुबह सबसे पहले उठते हुए आपके सिरहाने के पास आप उसको 2 पेज, 4 पेज का नोट्स है तो रखे रहिए। और सबसे पहले उठ के उसको आप न्यूज़पेपर रीडिंग करिए। याद रखेंगे, पढ़ते समय ये नहीं कि वो याद होए रटाए। आपको सिर्फ़ क्या-क्या दिया है, क्या-क्या है उसको पढ़ते जाना है समझते हुए
और बस रख देना है और उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने बाकी के काम आप करिए, बाकी चीज़ों को करिए। तो ये एक प्रैक्टिस होती है डेटा को अपने मेमोरी में इनडायरेक्टली पुट करने का। और जब उस चीज़ को आप रिकॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिक याद आएगा। आप उस चीज़ को, मैं तो बोलता हूँ कि पढ़ने के बाद आप ये कहिए कि ये जो मैंने रीड की, मैं चाहता हूँ मैं इसे भूल जाऊँ। आप उस चीज़ को पढ़ें, टफ टॉपिक जो होगा, टफ इक्वेशन होगा जो टॉपिक, उसको पेपर रीडिंग करिए और पढ़ने के जैसे ही खत्म होने के बाद एक स्टेटमेंट अपने आप से कहिए, ये जो मैंने अभी पढ़ा, मैं चाहता हूँ मैं इसे भूल जाऊँ। दिमाग रिवर्स मोड में काम करता है, आप उसे नहीं भूलेंगे। वो ज़बरदस्ती याद आएगा और याद आएगा, बार-बार याद आएगा। तो कठिन टॉपिक के साथ आप रोज़ सुबह ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तो ये, न्यूज़पेपर रीडिंग इसे कहा जाता है। अपने ब्रेन को थोड़ा-सा स्विच करने की एक टेक्नीक होती है। बहुत टफ टॉपिक जब फिज़िक्स में आते चले जाएँगे तो आपको आप मिलेगा। मैं कुछ वैसे टॉपिक्स हम अपने सिरहाने पे रख लेते थे 2 पेज में लिख के। सुबह उठ के ही उसको सरसरी पढ़ के बोलते थे कि ये बहुत घटिया टॉपिक है, ये मैं भूल जाऊँ। वो इतना ज़िद्दी तरीके से बैठ जाता है दिमाग में कि जाता ही नहीं। एग्ज़ामिनेशन में अगर गलती से आ गया वो क्वेश्चन तो लिखते समय दिमाग में तो कुछ नहीं है लेकिन हाथ उसको लिख देता है। क्योंकि हमने इनडायरेक्टली उसको मेमोरी में पुट कर दिया है। एक चीज़। दूसरी चीज़, जब आप पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं तो मैंने बोला कि जैसे यही ये जो बना हुआ है सीट यहाँ पे अगर मैं बताऊँ कि ये मेमोरी का एक लेयर है, ठीक? जैसे सी लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, ये एक लेयर, 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 है ना? तो मान लीजिए आप पढ़ते गए, पढ़ते गए, पढ़ते गए तो बहुत सारा डाटा इसमें इकट्ठा है। पूरा चारों यूनिट का मटेरियल आपका इसमें इकट्ठा है, चाहे कोई भी पेपर का पेपर दे रहे हो ना, चाहे फिज़िक्स ही, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स कोई भी। तो ये पूरा आपका माइंड है। एग्ज़ाम हॉल में जब आप जाते हैं, तो इस तरह से लेयर्स में बहुत सारा डाटा आपके पास जमा हुआ है, एग्ज़ाम हॉल में घुसने से बाद। अब होता क्या है कि पेपर में तो सिर्फ़ कम क्वेश्चन आ रहे हैं। पेपर में तो टोटल 19 क्वेश्चन आए हैं। उसमें से 19 तो आपको बनाना नहीं है, कम से कम 14-15 क्वेश्चन बनाने हैं। तो लेकिन एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले तो आपने पूरा डाटा यहाँ पे रख लिया है ना, एक लोड है, एक तो प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। दिमाग हमेशा कमांड पे और प्रायोरिटी पे काम करता है। तो पेपर रीडिंग जो करते हैं हम लोग, आप लोगों ने इस चीज़ को तो बचपन से देखते आ रहे हैं कि कभी भी एग्ज़ामिनेशन से पहले उसमें इंस्ट्रक्शन भी लिखा रहता है और एग्ज़ामिनर भी हमको ये कहता है कि भाई पेपर को एक बार आप लोग पूरा पढ़ लीजिए और अगर उसमें किसी प्रकार की समस्या है, काट-छाँट है तो बताइए। तो इसका वो तो काट-छाँट के नज़रिए से हुआ है ना कि कोई समस्या है तो उसको सुधरवा लें। हमारा दिमाग इसको क्या फ़ायदा मिलता है कि अगर आप पेपर के एक-एक क्वेश्चन को पेपर रीडिंग करेंगे, क्योंकि देखो ये पूरा डाटा आप पाँचों यूनिट का पढ़ के गए हो, ये पूरा लेयर दर लेयर मेमोरी आपके दिमाग में जमा है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि सारा क्वेश्चन आएगा पेपर में, सारा टॉपिक आएगा, नहीं। 3 क्वेश्चन इस भाग से है, 2 क्वेश्चन इस भाग से है, 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन इस भाग से है, 3 क्वेश्चन इस भाग से है। ऐसा करते हुए टोटल 14-15 क्वेश्चन आएँगे आपका, जिसको आपको सॉल्व करना है। तो ये जो आया नहीं है वो तो बिना काम का है ना, मेमोरी में ये तो जबरन का बोझा बना के रखा है। ये वाला सेक्शन से तो नहीं आया क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। तो जब आप पेपर रीडिंग करोगे, न्यूज़पेपर रीडिंग करोगे, याद रखें क्वेश्चन पेपर को एग्ज़ाम हॉल में घुसने के बाद पढ़ते समय उसके सॉल्यूशंस के बारे में बिल्कुल भी ना सोचें, उसे केवल न्यूज़पेपर रीडिंग करें। ऐसा करने से होगा कि आपका दिमाग को एक कमांड दोगे आप, दिमाग हमेशा कमांड पे काम करता है, तो जैसे ही वो कमांड उसके पास जाएगा कि भई जैसे सपोज़ एग्ज़ाम्पल ले लें गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समतल आवेशी चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। ऐसा पढ़ ल के तुरंत अगले क्वेश्चन पे चले जाइए, बिल्कुल भी उसके सॉल्यूशन को मत सोचिए। आपका दिमाग चमत्कारी रूप से क्या काम करेगा जी? ये जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके डेटा को ऊपर शिफ्ट करेगा, ऐसे। इस सेक्शन को आपके दिमाग की हायरार्की में ऊपर सेट करेगा और जो क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये नहीं आया था, इस टॉपिक से नहीं आया था, यहाँ से नहीं आया था, यहाँ से नहीं आया था, यहाँ से नहीं आया था, वो सबको नीचे शिफ्ट करेगा अपने मेमोरी सेल में। वो उसने अपनी एक प्राथमिकता तय कर ली और ये फिर ये वाला भाग आपका ऊपर का सतह है। ये सतह जो वीडियो में आपने देखा, ये ऊपरी सतह है। ये जितना शांत है, ये ऊपरी सतह आपका ये बॉर्डर, अब दिमाग ने आपका जब पेपर रीडिंग आप किए, तो उसने तो अपनी हायरार्की के तहत आपके डेटा को सेट कर दिया है। अब आप जितना शांत हैं, ये लेयर, ये वाला भाग आपका दिमाग का ऊपरी सतह जितना शांत है और उसके बाद क्या कहा जाता है जी, जो क्वेश्चन बनता है उसको सबसे पहले बनाओ।
तो जो क्वेश्चन सबसे पहले बनता है उसको जब अच्छे से बनाएँगे आप, तो डेटा तुरंत आपको आउटपुट देगा। ये दिमाग के लेयर से आप उसको आंसर शीट में लिख पाओगे। आप उसे लिखोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आप लंबी साँस लोगे, अपने माइंड को ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाओगे। पूरा ऑक्सीजन का खेल है ना? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है क्वेश्चन पेपर को रीड करते समय आपको पहले क्वेश्चन का देखिए बोलते हैं कि सॉल्यूशन को नहीं सोचना है, लेकिन फिर भी दिमाग तो सोचेगा। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, दूसरे का, तीसरे का बिल्कुल भी पढ़ते समय ध्यान नहीं आ रहा होगा, चौथे का थोड़ा-थोड़ा याद आ रहा होगा। तो जब आप ऐसा करेंगे कि जो क्वेश्चन बनता है उसको पहले बनाएँगे और कॉन्फिडेंट होके गहरी साँस लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अपने दिमाग में पहुँचाएँगे, तो वो क्वेश्चन जो पेपर रीडिंग करते समय आपको उसका पूरा-पूरा आंसर याद नहीं आ रहा था, आप जब उस क्वेश्चन को लिखने पहुँचेंगे तो ये पाएँगे कि आपके दिमाग ने उसके बचे हुए डेटा को भी आपके हायरार्की मेमोरी में से इकट्ठा करके ला दिया है और इस पैटर्न को लिखते हुए स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन पे पहुँचता है, तो उसका आंसर भी वो लिख पाता है, अच्छे से लिख पाता है। तो ये दिमाग ऐसे ही काम करता है। ये नहीं कि मुँह उठाए, सुबह उठे चले गए पेपर देने और कोई भी पेपर आप बैठ के लिख के आ रहे हैं। अरे और वो जो ऊपरी सरफेस को सँभालना तो बड़ा मुश्किल है। ये तालाब की ऊपरी सतह है और ये पूरे क्वेश्चन ये डेटा तो सिक्का है। यही तो कीमती सिक्का है जिसे आपको निकालना है और ऊपरी डिस्टर्बेंस जितना ज़्यादा रहेगा, आप ये नहीं देख पाओगे। ये आपके दिमाग में है, आपका दिमाग कमज़ोर नहीं है, आपका मेमोरी वीक नहीं है, आपके पास सब चीज़ है। कई बार आपने इस चीज़ को फ़ील किया होगा कि जैसे ही हम एग्ज़ाम हॉल से निकलते हैं और दोस्तों से बात करते रहते हैं, फिर देखते हैं, "अरे यार! ये क्वेश्चन तो मुझे आता था। ये तो पूरा आता था लेकिन वहाँ क्या हो गया था? वहाँ ये हो गया था स्टूडेंट, बहुत ज़्यादा ऊपरी सरफेस डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए जो डेटा है वो धुंधला हो गया था। आप नहीं देख पा रहे थे, प्रेशर थे।" जैसे ही आप एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते हैं, तालाब की सतह सामान्य हो जाती है, आप रिलैक्स होते हैं, हाय भाई पेपर गया और जैसे ही रिलैक्स होते हैं, तो नीचे रखे हुए कीमती चीज़, डेटा दिखाई देने लगते हैं और फिर बोलते हैं, "अरे यार! ये वाला तो मुझे आता था, मैं कैसे छोड़ के आ गया?" इस चीज़ की प्रैक्टिस करनी है आपको, अपने आप को, ये प्रैक्टिस से आएगा ना। अभी आप सेकंड सेमेस्टर पे हैं, धीरे-धीरे हम आगे बढ़ेंगे, बहुत जल्द आप लोग अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करिए, बहुत जल्द हम लोग आपके थर्ड सेमेस्टर को चालू करने वाले हैं ना। थर्ड सेमेस्टर का टाइटल क्या है जी? थर्मोडायनामिक्स, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। बहुत ही अच्छा पेपर है वो थर्ड सेमेस्टर में फिज़िक्स का आपका। बहुत जल्द आप लोगों के साथ वो शुरू होगा पढ़ने में और अच्छे-अच्छे चैलेंजिंग टॉपिक्स आएँगे। तो जब आपके पूरे ग्रेजुएशन तक ये धीरे-धीरे प्रैक्टिस में आता है ना ये चीज़। किसी को भी बोलोगे पेपर से पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ो तो डर के मारे छटपटा जाएगा। पता चल रहा है पूरा सॉल्यूशन नहीं आता, क्या ना क्या कर लेगा। धीरे-धीरे इस चीज़ को प्रैक्टिस करना है ना और इस प्रायोरिटी सिस्टम को डिसाइड करिए। अपने दिमाग के लोड को कम करिए। जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करके इम्पोर्टेंट टॉपिक ऊपर पहुँच जाते हैं, तो जो अननेसेसरी टॉपिक जो क्वेश्चन पेपर में नहीं आए हैं, वो नीचे डीप मेमोरी में चले जाते हैं। उसका ज़रूरत नहीं है। अब जो स्टूडेंट पूरा-पूरा पढ़ के गया है, पेपर में घुसने से पहले भी पूरा पलट डाला है, अपना नोट्स-वोट्स पलट डाला है, बुक पलट डाला है, इधर-उधर कर डाला है, वो तो एक तो पूरा हेजिटेशन उत्पन्न कर दिया है पूरे मेमोरी में और साथ ही साथ बहुत सारा डेटा होल्ड करके रखा है। तो उसका दिमाग क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में हम लोग, मुड़ी नहीं पिराएगा तो क्या पिराएगा फिर? माथा तो दर्द करेगा ना, है ना? तो इन चीज़ों से बचिए। यही बुद्धिमानी होने का रहस्य है। परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने का ट्रिक है। कैसे स्टूडेंट अच्छे मार्क्स लाते हैं और कैसे पढ़-पढ़ के भी हम लोग स्टूडेंट गधा नहीं बनना है ना? गधा बहुत मेहनती होता है। आपको गधा नहीं बनना है, ठीक है? हम आलसी हैं, एक्सेप्ट करिए, बिल्कुल आलसी हैं। ह्यूमन का नेचर आलसी है। सारे आविष्कार इसीलिए तो किए हैं, गाड़ी भई चक्का आविष्कार कर लिया ह्यूमन ने, तो फिर काहे क्या ज़रूरत थी? चक्का तो बना लिए थे। फिर देखिए, उससे भी स्पीड से चलने वाली चीज़ें और आराम की चीज़ें, हम सब डेवलप कर रहे हैं। क्योंकि हमारी प्रवृत्ति में है और उस प्रवृत्ति को छोड़ देंगे आलसी होना तो फिर कैसे? बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ घूमिए, समय व्यतीत करिए, अपनी मूवी देखिए, मन करता है उस चीज़ को करिए, लेकिन दिमाग के एक साइड में इस चीज़ को भी स्थापित करके रखिए कि व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी? आपकी आइडेंटिटी है एज़ अ स्टूडेंट, आपके परिवार में आपको ये पहचान दी गई है कि मेरा बेटा या बेटी पढ़ाई करता है, पढ़ता है, उसकी एक आइडेंटिटी है, वही उसकी छवि है। उस छवि के अनुरूप भी काम करिए। आप 4 घंटा खेलिए, कूदिए, पढ़िए, रील देखिए, मोबाइल चलाइए, मूवी देखिए, स्पोर्ट्स करिए, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अपनी आइडेंटिटी को भी समय दीजिए, पढ़ाई भी आपको करनी है, नहीं पढ़ने का मन 2 दिन मत पढ़ो, लेकिन तीसरे दिन समय दीजिए, उसके लिए भी जिम्मे लेकिन वो जब काम कर रहे हैं पढ़ाई का आप, तो उसको ईमानदारी से करिए। क्या होगा अगर कोई डॉक्टर आप जाएँ, चोट लगी है हॉस्पिटल में और अगर वो
सही तरीके से इलाज ना करे या इलाज करने आपको खून बह रहा है, लगा हुआ है, आपसे पैसे माँगे? क्या होगा कि कोई व्यक्ति जिस आइडेंटिटी का है वो उस धर्म को ना निभाए, उसके तहत काम ना करे, गुस्सा आएगा ना? तो डॉक्टर, वकील, करप्शन जो अफ़सर सोसाइटी में है, वो जो करप्शन करते हैं, भ्रष्टता करते हैं, उसका मतलब क्या है? क्योंकि वो अपने आइडेंटिटी को फ़ॉलो नहीं कर रहे हैं। उसको जिस काम के लिए बनाया गया है, पुलिस को या किसी सरकारी अफ़सर को, उसके लिए घूस माँग रहा है आपसे, पैसे माँग रहा है। गुस्सा आता है ना? तो ठीक आपकी आइडेंटिटी क्या है? आप एक स्टूडेंट हैं, आपके परिवार में आपकी आइडेंटिटी एक विद्यार्थी की है। विद्यार्थी को क्या काम करना चाहिए? अगर वो काम आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या भविष्य में आप भी भ्रष्ट नहीं हो जाएँगे? आपका व्यक्तित्व भी क्या खराब नहीं हो जाएगा? आप भी क्या किसी ज़िम्मेदारी को देगा समाज या आपको सोसाइटी, तो क्या आप उसे पूरा कर पाएँगे? ये प्रवृत्ति हमारे अंदर इसी पढ़ने के उम्र में ही तो आएगी। तो सब चीज़ को समय दीजिए, परिवार को समय दीजिए, दोस्तों को समय दीजिए और पढ़ाई को भी समय दीजिए और मैं तो आप लोगों के साथ हूँ भई, है ना? तो स्टूडेंट्स, ये इस हमारे सेकंड सेमेस्टर के इस पर्टिकुलर पेपर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म से रिलेटेड ये प्रोबेबली ये एज़ अ एजुकेशनल वीडियो का ये लास्ट है। इसके बाद एजुकेशनल वीडियो जो रहेगा, वो हमारे थर्ड सेमेस्टर को टारगेट करते हुए हम लोग चालू करेंगे बहुत जल्द। हाँ, अगर आप बच्चों को कोई कन्फ्यूज़न है, डाउट्स होते हैं, तो किसी भी वीडियो पे जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए आप, है ना? और जितना ज़्यादा आप कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा करेंगे तो हो सकता है इकट्ठे मैं उन उसका एक डाउट वीडियो भी आप लोगों के लिए बना दूँ। तो पढ़िए, आपका एग्ज़ाम आ गया है, कोई भी डाउट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट इकट्ठे होते हैं अगर, तो मैं उसका एक एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँगा, है ना? तो स्टूडेंट्स, बहुत धन्यवाद आप लोग इतने समय तक इस वीडियो को देख रहे हैं, इस एनालिसिस वीडियो पे बने हुए हैं और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। अच्छे से करिए, रिलैक्स रहिए, अपनी ऊपरी सत्ता को डिस्टर्ब होने मत दीजिए। एग्ज़ाम से पहले कोशिश करिए, मत पढ़िए बहुत सारा चीज़, ठीक रिलैक्स रहिए। एग्ज़ाम से 1 घंटे, आधे घंटे पहले आप अपने पसंद के गाने सुनिए, रिलैक्स रहिए, ताज़ी हवा में घूमिए, थोड़ा-सा लंबी साँसें लीजिए, अपने दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुँचाइए, दिमाग का वो स्ट्रक्चर है और एग्ज़ाम हॉल में निकलने के बाद करिए ना हल्ला, जितना बात करना है उतना, है ना? तो ओके, मिलते हैं बहुत जल्द हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।